नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है पाकिस्तान की राजनीति के महारथी आसफ अली जरदारी की। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। पहले तो आज तक की ओर से कि बीवी मेरी पर्सनल दोस्त की तरह तहे दिल से हम अफसोस जाहिर करते हैं। और आपको लगता है कि उनके जाने के बाद आपकी जिंदगी में क्या तब्दीली आ गई? मेरी जिंदगी में तब्दीली, दुनिया की जिंदगी में तब्दीली आ गई और मेरी पर्सनल लाइफ में तब्दीली आ गई कि मैं जाग गया। मैं समझता हूँ उनके होते हुए मैं एक आराम में था, एक सुकून में था। जिम्मेदारी उनकी थी, ठीक है, मैंने भी अपना सफर साथ उनके तकलीफों में ही गुजारा, मगर एक सुकून सा था कि कोई है जो सब संभाले हुए है। पर आपने भी इतना स्ट्रगल किया, 11 साल जेल में रहे, बीवी बाहर से लड़ती रही, आप अंदर से लड़ती रही, तो आपको लगता था एक लड़ाई वो लड़ रही हैं तो आपको थोड़ा सुकून था कि फैमिली को देख, पर आपने फैमिली से भी अलग हो गए आपको। हाँ, वही मकसद था कि हम लड़ जरूर रहे थे, मगर इस आस पे लड़ रहे थे कि कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी हमारे साथ है, कोई हमारा बहुत बड़ा वकील हमारे साथ है जो दुनिया में हमारी वकालत कर रहा है, जो पाकिस्तान की जमहूरियत की, अब तो जमहूरियत की जंग लड़ रहे थे और लड़ रहे हैं अभी तक। तो एक जमहूरी सोच का एक अंदाता जिसे आप कहते हैं अपनी जबान में मौजूद है, जो कि हर चीज पे नजर रखे हुए। जमहूरियत जो है उनसे सबसे लास्ट में मैंने इंटरव्यू उनसे बात किया था, उन्होंने मेरे से कहा था कि मैं जा रही हूँ, मेरे को जान को खतरा है, परंतु जमहूरियत के लिए मैं जरूर जाऊंगी। और सबसे बड़ी बात जो है जो उन्होंने कही थी कि मेरा सबसे बड़ा काम जो होगा कि वहां पर मिलिट्री रूलर को खत्म करना, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को स्थापन करना। अब आपने उनका मिशन तो ले लिया, जो वो चाहती थी जमहूरियत वापस आ जाए, उन्होंने अपनी शहादत देके वो जमहूरियत वापस ले आई, परंतु लगता नहीं कि उनके जाने के बाद वो चाहती थी कि मिलिट्री रूल खत्म हो, पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। हाँ, मैं अभी ये कहूंगा कि अभी ट्रांजिशन है, उनकी सैक्रिफाइस है, उनकी सारी मेहनत है और उन्हीं की सारी जद्दोजहद है। हम तो एक छोटे से सिपाही थे उनके, और अब भी हम उनके छोटे से सिपाही हैं। वो अभी भी हमारी जनरल हैं और वो अभी भी हमारे साथ हैं, और हम उन्हीं की जंग, उन्हीं की जमहूरियत, उन्हीं की सोच में अपने आप को समा के आगे लेके चल रहे हैं। आप उनकी राजनीति को, उनकी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि मुशर्रफ को हटाने की कसम जैसे खाई हो उन्होंने, और अब ये लगता है कि 4 या 6 महीने होने वाले हैं, 5 महीने होने वाले हैं, तो सरकार अभी जो है अभी भी मुशर्रफ साहब ओहदे पर कायम है, जिसकी वजह से आप दोनों को वतन छोड़ना पड़ा था। नहीं, ये आपका कहना बजा होगा कि मुशर्रफ साहब कायम हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि मुशर्रफ साहब कायम हैं। तो आपको लगता है कि उनकी उतनी पावर नहीं है जितनी पहले थी? मुझे ये लगता है कि ये ट्रांजिशन है और बड़ी जल्द इंशाल्लाह पूरी जमहूरियत आ जाएगी और उन्हें हम इज्जत से घर भेज देंगे। फिर पाकिस्तान की आवाम ने मिलकर के आप दोनों को, पीएमएल को और आपको मिलकर के मेजोरिटी दी, दोनों मिला करके। अब लगता है कि आप दोनों में झगड़े उसी बात पे हो रहे हैं कि उनको कैसे हटाएं, क्यों हटाएं। नहीं, देखिए ना, ये हमारे यहाँ पहली दफा एक एक्सपीरियंस हुआ है। आपके यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट्स का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है कि आप क्या हुकूमतें बनती हैं, जिसमें इस वक्त आपके पास भारत में जो हुकूमतें, उसमें मेरा ख्याल है 25 पार्टीज का साथ है। हमारे यहाँ पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। दोनों का नारा एक था ना कि मुशर्रफ साहब को जाना होगा, जी, दोनों पार्टी का नारा। हम अगर हम दोनों मिला के भी हमारे पास इतने इस वक्त वोट नहीं है कि हम उनको कल हटा सकें। कोई टाइम फ्रेम है कि मुशर्रफ साहब को कब हटा देंगे आप? सून टाइम फ्रेम में अपने आप को देता नहीं हूँ, इसलिए पॉलिटिशियंस को डेडलाइन देनी नहीं चाहिए। कि बदलनी पड़ती है हर बार, कहीं बदलनी पड़ जाए तो फिर एक बात छोटी हो जाती है। क्योंकि आप दोनों का एग्रीमेंट हुआ था, जनता ने, आवाम ने आप लोगों को मेजोरिटी दोनों को मिलकर के दी। वो चाहते थे कि सिविल रूल वापस आए। उसमें जजेस का भी एक रूल था, जजेस ने भी वो काफी लड़ाई लड़ी है उस डेमोक्रेसी के बारे में, ऐसे नवाज शरीफ का कहना है। तो जजेस की री स्टेटमेंट पे आपने जो स्टेटमेंट दिया था कि 30 मई तक इकट्ठे होकर उनको दोबारा रिस्टोर कर देंगे, उसमें भी झगड़ा है आप लोगों का? उसमें झगड़ा नहीं है, उसमें पॉइंट ऑफ ओपिनियन का डिफरेंस है। मैंने, चूंकि मुझ पे बहुत से केस होते रहे, मुझे थोड़ी जुडिशरी के बारे में ज्यादा पता है, तो मेरा उसमें एक पोजीशन है जो मैंने उसी वक्त जब वो एग्रीमेंट हो रहा था एक पोजीशन दी थी कि जो अभी जो जज हैं वो रहेंगे, उनके साथ साथ हम दूसरे जजों को भी लाएंगे। तो उसका एक मकसद है, एक डेफिनेशन है कि एक प्रेजेंट जुडिशरी को अगर आप कहें कि जी नहीं, हम आपको चेंज करना चाह रहे हैं, तो या तो आपके पास 2/3 मेजोरिटी हो तो चले, हो सकता है। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी भी नहीं है
और हमारे पास एक प्रेजेंट जुडिशरी भी है। तो मैंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि हम जजों की स्ट्रेंथ बढ़ा दें। वैसे पॉपुलेशन बढ़ चुकी है, 25 साल में अपने स्ट्रेंथ नहीं बढ़ाई जजों की, तो गुंजाइश है, उस पर उनको अब एग्री कराना है। किसको एग्री कराना है? सब पार्टीज को। मैं अगर अब सीधी बात करूं, हमारे प्रोग्राम का नाम सीधी बात है ना, सीधी बात ये करूं कि जजेस वापस आएंगे कि नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। टाइम फ्रेम उसका भी आप कहेंगे मैं सेट नहीं करना चाहता। टाइम फ्रेम जरूर आएंगे, और मुशर्रफ साहब भी जाएंगे तब भी उसका भी टाइम फ्रेम नहीं सेट। उसमें देख सकते, मैंने ये देखा कि आपने टेक ओवर किया, वर्किंग प्रेसिडेंट आप हैं। उस वक्त बिलावल साहब को आपने चुना कि वो प्रेसिडेंट होने चाहिए, चेयरमैन वो हैं, मैं को चेयरमैन हूँ, आप को चेयरमैन हैं उसके, तो वो काम तो आप ही सारे, वो तो बेचारा स्टूडेंट हैं, तो ये जरूरी थी आप ही करते हैं। उस बच्चे को स्टूडेंट से उसके ऊपर जिम्मेवारी डालना, ये कुछ जाते नहीं होगी बच्चे। मैं समझता हूँ कि इतनी बड़ी कुर्बानी दी हुई है पीपल्स पार्टी ने, जिसमें आप सोचें कि हजारों दोस्तों ने, हमारे लीडर ने, हमारे भाइयों ने, और फिर मेरी बीवी ने अपनी जानों का नजराना दिया है कि ये जमहूरियत हो। तो मेरी नज़र में और पार्टी की नज़र में जिस चीज़ का कल नहीं है वो उसका आज नहीं है। तो आज तो हमारा है, अब कल भी चाहिए। तो जिस चीज़ की कल नहीं है वो आज नहीं हो सकती। तो आपने बिलावल को कल के लिए चुना? कल के लिए चुना। मतलब फ्यूचर तो जो है पीपीके का यंग आदमी को अभी से तय करना, अभी से तय करके, अभी से उसको ट्रेन करके, उसके शोल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के। हमारे यहाँ एक नारा है कि भुट्टो की तस्वीर बेनजीर। तो अब नारा ये है कि भुट्टो की तस्वीर बेनजीर, बेनजीर की तस्वीर बिलावल। आप अपने आप को सिर्फ मैं सिर्फ जिसे कहते हैं ना, अमानत में हूँ, अमानत ही रखता हूँ। ट्रस्टी हैं आप बेनजीर की विरासत के। मैं पूरी सियासत के, जमहूरियत के मैं ट्रस्टी हूँ। पर लोग कहते हैं कि नहीं, आप रिमोट कंट्रोल हैं। लोगों की मर्जी है, उनको ओपिनियन है, उनको हक है कहने का। कहने को तो सियासत में कोई बात, कुछ ना होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा, ये ना होगा तो कोई और बात होगी, वो मकसद नहीं है। आपके यहाँ तो सोनिया गांधी जी हैं, वो भी तो रिमोट कंट्रोल है। वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, मगर उन्हें प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ है, कांग्रेस पार्टी चला रही है। हमारे यहाँ जैसे मैंने कहा ना, ये एक्सपीरियंस नहीं है। वो तो चाहते थे कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, मगर मैंने तो ये वादा कबूल नहीं किया। तो मैं अगर ये कहूँ आपको, जरा साहब पूछूंगा सवाल आपसे ब्रेक के बाद, कि आप भी हमारी तरह कांग्रेस पार्टी की तरह यहाँ पर सोनिया गांधी हैं या नहीं, ये पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के नेता आसफ अली जरदारी से। आप बता रहे थे जैसे हमारे यहाँ सोनिया गांधी हैं, प्राइम मिनिस्टर कोई और है। लोगों का कहना यह है कि आप भी पाकिस्तान की सोनिया गांधी हैं, आप अपने बिलावल हाउस से कंट्रोल करते हैं राजनीति को। नहीं, बिलावल हाउस से तो कंट्रोल नहीं करता, मैं रहता ही ज्यादातर आजकल इस्लामाबाद में हूँ। तो मैं आपसे ये जरूर कहता चलूंगा कि सोनिया जी तो बहुत महान लीडर हैं, और हम उनसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे चलाना है रिमोट, कैसे चलाना है पार्टी को जमहूरी अंदाज में। तो सोनिया गांधी आपका रोल मॉडल है। वैसे भी सोनिया जी तो वैसे भी हमारी रोल मॉडल है। हम लोग जो उनसे सीख रहे हैं, क्योंकि वो 10 नंबर में रह करके जनपद में चलाती हैं रेस कोर्स रोड को, आप भी इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री को अपने घर से चलाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर ऐसी बात होती तो मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाता। मेरे पास तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बनने की। वो भी नहीं बनी ना, उनको बनाया गया था, वो नहीं बनी। आपको भी बनाया जा रहा था, आप भी नहीं बने। मैं भी नहीं बना, मगर उनको चलाने के लिए नहीं, पार्टी को चलाने के लिए। पार्टी चलाना भी एक बहुत महान काम है, बहुत बड़ा काम है। बार बार यही आता है क्योंकि मुशर्रफ को प्रति आप थोड़े से नरम हैं, दिखाई देते हैं, इसलिए लगता है कि मुशर्रफ जब तक हैं तब तक आपके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें उड़ाते रहेंगे लोग। मैं नरम नहीं हूं, मगर मेरा अंदाज गुफ्तगू कह लें या बात करने का तरीका या कुछ दूसरों से मुख्तलिफ है। कि दूसरा ये भी लगता है कि बीबी के लिए जो उन्होंने अपना इतना सारा शहादत दी, उसकी इंक्वायरी जो है बड़ी स्लो चल रही है, मारी गई बेचारी वो। आपने यूनाइटेड नेशन से भी बात की, लंदन से भी आपने अपील की, तो क्या लगता है आपको कि ये इतनी स्लो क्यों है इन्वेस्टिगेशन? सरकार आपकी है, मैं आपसे अर्ज करूं कि मैंने पहले भी कहा है, 35 साल बाद आपके यहाँ प्रियंका गांधी जानती है उनसे मिलने के लिए जिनने उनके फादर को मारा, उनके फादर को मारा था, कत्ल किया था। तो मैं अपने यहाँ, हमारे यहाँ ये लार्जर कॉन्स्पिरेसी देख रहा हूँ। आपके यहाँ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी नहीं थी, इस पे इंडिया टूट नहीं सकता था राजीव साहब के जाने पे। हमारे यहाँ बीबी साहिबा के जाने के वैक्यूम से बॉल्कनाइजेशन हो सकती है पूरे पाकिस्तान की, और बॉल्कनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान का मतलब है कि बॉल्कनाइजेशन ऑफ द रीजन। तो मैं इसलिए उनके कहने पे, ये उनकी सोच थी कि अगर कुछ ऐसा हो तो यूनाइटेड नेशंस में मैं जाऊंगी,
यूनाइटेड नेशंस ने खुद उनके पहले हमले पे एक रेजोल्यूशन पास किया, उस रेजोल्यूशन की ही लैंग्वेज लेके हम यूनाइटेड नेशंस पहुंचे हैं। जब हमने पहले उन्हें अप्रोच किया तो उसने कहा कि आप सरकार नहीं है, आप हुकूमत नहीं है, हम सिर्फ हुकूमत की बातें एक्सेप्ट करते हैं। अब हम हुकूमत हैं और हमारी पूरी पार्लियामेंट ने, हर प्रोविंस की प्रोविंशियल असेंबली ने, सबने मिलके ये कलेक्टिवली पास किया, जिसपे कोई ऑपोजिशन नहीं है। नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो देर तो लग रही है ना, फिर किस तरफ जा रही है कोई पता नहीं, डेड एंड है। हमारा मकसद ही इन्वेस्टिगेशन करना इस बात पे है कि ये क्यों, मोटिव क्या था। ये नहीं है कि वो 4 लड़के कौन थे जिनने कर लिया, वो तो हम समझ रहे हैं कि कहाँ है, कौन है, किस तरह हो सकता है। हम ये चाहते हैं कि दुनिया को ये बावर कराया जाए कि इस रीजन के साथ क्या हो सकता है अगर ये वैक्यूम जो क्रिएट किया गया है। मैं समझता हूँ कि हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत से क्या जो असर है पाकिस्तान की सियासत पे, आज तक हम उससे नहीं निकल सके। तो बीबी साहिबा की शहादत के असर से हम बरसों तक नहीं निकल सके। आपको लगता है कि इसके पीछे वही लोग होंगे ना जो, जैसे आप तालिबान की बात कई बार करते हैं, जिनसे टेररिस्ट कैंप की बात आपने कहा कि टेररिज्म से खतरा है पाकिस्तान को भी, पाकिस्तान को, दुनिया को खतरा है। और लोग कैसे, आपके ऊपर भी हमला कभी हो सकता है, आपके ऊपर सिक्योरिटी, आपके भी टारगेट हैं, सब टारगेट है। पीपल्स पार्टी जो भी, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी को खत्म करके, पीपल्स पार्टी एक ही जमात है जो चारों सूबों में है हमारे यहाँ, एक ही जमात है जिसके परचम के नीचे पाकिस्तान जो है एक मजबूत पाकिस्तान बन सकता है। उसको कमजोर करने के लिए, उसकी लीडरशिप को खत्म करने के लिए जो भी साजिश कर रहा है वो दूर तक जाती है वो साजिश। जरदारी साहब, आपको लगता नहीं क्योंकि पहले जो एक एलिगेशन था कि अमेरिका की सपोर्ट में बीबी थी, अमेरिका ने ही उनको प्रमोट किया, ऐसा कहते थे, इसलिए जो फंडामेंटलिस्ट लोग जो हैं आपके यहाँ, जिनको टेररिस्ट का नाम भी देते हैं कुछ, वो चाहते हैं कि ये लोग जो अमेरिका के साथ हैं उनको एलिमिनेट किया जाए। आपको लगता है कि आप भी अमेरिका से इन्फ्लुएंस हैं इस वक्त? मैं आपसे अर्ज करूं कि हमने सब जमहूरी ताकतों से मदद ली जमहूरियत लाने के लिए पाकिस्तान में। अमेरिका भी एक जमहूरी ताकत है, ब्रिटेन भी एक जमहूरी ताकत है, इंडिया भी एक जमहूरी ताकत है। मुझे याद है बीबी साहिबा इंडिया भी गई, बहुत बार गई इंडिया, और हमारे यहाँ कॉन्क्लेव में आप क्या आई, तो उनका वहां जाना एक कैटलिस्ट बन गया जिसपे जनरल मुशर्रफ को भी जाना पड़ गया। तो बाहर रह के भी उन्होंने एक ऐसी सियासत की जो पाकिस्तान पे उसका इतना असर होता था कि पाकिस्तान के लीडरों को उनको फॉलो करना पड़ पर अमेरिका इंटरफेयर, तो ऐसे एलिगेशन आपकी पार्टी के लोग और बाहर के लोग लगा रहे हैं कि अमेरिका इंटरफेयर करता है आपकी राजनीति में। अभी नवाज साहब ने कल कहा कि बाउचर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि मुशर्रफ समस्या नहीं है, तरक्की समस्या है, तो बाउचर उनको डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो लगता है पीपीपी जो है अमेरिका के प्रति सॉफ्ट है, ऐसा एलिगेशन आपके कोलिशन पार्टनर लगाते हैं, ये सच है झूठ है? मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि पीपीपी चाहती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, और जब अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस बैठी हों और वहां अमेरिकन फोर्सेस बैठी हों और उनको हम अपना एलाय बना सकें इन फोर्सेस के खिलाफ, जो कि एक बहुत बड़ी ताकत है तालिबान, तो मैं क्यों इस राह को बंद कर दूं? तालिबान खतरा तो है ना आपके लिए, तो हमारे लिए भी। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। और अगर अमेरिका और दुनिया हमारी मदद करना चाहती है, और मैं तो तालिबान से लड़ रहा हूँ 40 साल से, चाहे वो तालिबान छोटे थे ज़िया-उल हक के दौर में और उनकी छोटी सोच थी, और अब के तालिबान की बड़ी सोच है, पर लोगों के तो बात तो वही तालिबान के कैंप्स जो हैं, हम इंडिया के लोग तो यही एलिगेशन लगाते हैं कैंप्स भी वहीं पर हैं, तालिबान क्यों, या बाकी टेररिस्ट लोग जो हैं पाकिस्तान की जमीन जो है। हम खुद लड़ रहे हैं, हमने कल ऑपरेशन शुरू किया है फ्रंटियर में, हफ्ता पहले पाकिस्तान हुकूमत ने फ्रंटियर में ऑपरेशन शुरू किया है, तभी तो ऑपरेशन शुरू किया, अगर ना होते तो कहाँ से शुरू करते? नहीं, पर टेररिस्ट कैंप भी हैं कि नहीं है? जैसे जरूर होंगे, तभी तो टेररिस्ट है वहाँ, तो आप उनको निकाल के रहेंगे? कोशिश कर रहे हैं निकालने की, और इंशाल्लाह हम जीतेंगे। एक दिन की जंग नहीं है, हमने समाज बदलना। वही मैंने आपसे अर्ज किया कि पीपल्स पार्टी ने बीबी साहिबा की शहादत का अंदाज हमने ये अपनाया है कि हमने बीबी साहिबा की शहादत के बदले में निजाम बदलना है। 3-4 आदमियों को फांसी लगा के हमने बदला नहीं लेना बीबी का। जब निजाम की बात करते हैं तो मैं फिर इंडिया से क्योंकि बात करने को कई बार कश्मीर को फिर ला देते हैं बीच में आप, कि कश्मीर में जमहूरियत होनी चाहिए, कश्मीर में ट्राइपार्ट मीटिंग। कश्मीर भूल क्यों नहीं जाते कुछ दिन के लिए? कश्मीर है नहीं, जैसे ये इंडिया का हिस्सा है या कुछ भी। कश्मीर को भूल जाना तो ना आपके लिए मुमकिन है ना मेरे लिए मुमकिन है, ये हम भूल नहीं सकते। हाँ, कश्मीर को सॉल्व करने की बात आप भी करना चाहते हैं, मैं भी करना चाहता हूँ, पर कश्मीर के कारण से हिंदुस्तान पाकिस्तान का झगड़ा क्यों हो? ना क्यों हो, बिल्कुल नहीं हो,
नहीं हो। इसको थोड़े दिन के लिए फूल के अपना ट्रेड बढ़ाना चाहिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा है कि हम कश्मीर के ऊपर डायलॉग भी करना चाहते हैं और ट्रेड भी बढ़ाना चाहते हैं, ह्यूमन कॉन्टैक्ट बढ़ाना चाहते हैं, और इंडिया और पाकिस्तान हम दोस्त रहना चाहते हैं। हम अपने नेबर्स बदल नहीं सकते, और इंडिया के लिए मैंने आपके मिनिस्टरों से कहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलके आप सुपर पावर बन सकते हैं। अभी नवाज शरीफ से मैंने जब सीधी सी बात की थी शरीफ साहब से, उन्होंने कहा था एक वीजा एबॉलिश कर देना चाहिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। अगर वो कहते हैं कि मैं कभी सत्ता में आ गया या पावर में आ गया तो मैं वीजा की एबॉलिश करने की बात करूंगा। चले, मैं आज से आपसे कह देता हूँ, वो उन्हें कहें कि पार्लियामेंट में वो ले आए ये बिल बना के, और मैं उसको सेकंड कर दूंगा। तो वो और मैं पार्लियामेंट में इतनी पावर रखते हैं, हम इतनी हमारी मेजोरिटी है कि ये बिल आ जाएगा, तो उसको बोले बिस्मिल्लाह करें। उनसे मैं आपके थ्रू इस माध्यम से बोल रहा हूँ, अगर वो मूव करें तो आप उसको सपोर्ट करें। उसको सपोर्ट कर दूं। पर और इंडिया के साथ ट्रेड बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग सारे प्रेफरेंशियल स्टेटमेंट क्यों नहीं देते आप ट्रीटमेंट भारत में? हम देना चाहते हैं और हम लेना भी चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि आप इंडिया हमें खोल दें। इंडिया प्रेफरेंस स्टेट नहीं है ना, आप यहाँ से ट्रक नहीं जा सकते हमारे अफगानिस्तान या कुछ। मैं चाह रहा हूँ, मैं इस पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ। अपनी पार्टी को कहा हुआ है, हमारी रिसर्च कैंप्स ने एक पेपर दिया हुआ है जो मैंने अपनी पार्टी को दिया हुआ है, और पार्टी ने आगे हुकूमत को दिया हुआ है। हम चाह रहे हैं कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को डाल के, कि भाई जो ट्रक आएगा वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी, चिप लगी होगी, पता पड़ेगा कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। क्यों रोकते हैं आप? आने दें। मैं तो चाहता हूं कि थ्रू हाईवेज हो, थ्रू रेलवेज हो, थ्रू पाइपलाइंस हो, पाकिस्तान इज गोइंग टू बी, इंशाल्लाह आपकी दुआ से और मेरी दुआ से, विल बी योर कैटलिस्ट फॉर प्रोग्रेस। इंडिया को अपनी रोल अपना प्ले करना चाहिए इस रीजन में, बड़े भाई की तरह, बड़ी ताकत की तरह, बड़ा दिल करके उनको सोचना चाहिए कि हम इस पोजीशन पे हैं जहां हम यहाँ से 1000% ग्रोथ हो सकती है इंडिया की, अगर हमारे साथ पाकिस्तान के साथ मिल जाए। आपके पास आपके चोक्ड हैं पोर्ट्स, आपके एयरपोर्ट्स चोक्ड हैं, हमारे यहाँ एयरपोर्ट्स भी हैं। हमारा पूरी 1100 माइल की हमारी कोस्ट लाइन जो है वो वर्जिन है। वहाँ जितनी भी आप कोशिश, जितने बड़े पोर्ट्स हम बना सकें, मार्केटिंग टू इंडिया मैं बनाना चाहता हूँ। हम स्पेशल जोन्स बनाना चाहते हैं इंडिया को, इंडिया की मार्केट को नजर में रखते हुए। तो मैं आपके तवज्जुह से ये इंडिया हुकूमत से मैं कहना चाहूंगा, इंडिया के लोगों से मैं कहना चाहूंगा, हम चाहते हैं कि आप और हम दोनों मिल जाएं भाइयों को और बहनों की तरह। आप पोर्ट्स इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ हजारों लाखों एकड़ जमीन है जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हम कर सकते हैं। आपके यहाँ मार्केट है, हम दोनों मिलके पूरी दुनिया को, इस रीजन के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन सकते हैं। पर ये सब आप करना चाहते हैं, कब करेंगे, कैसे करेंगे, पर मैं पूछूंगा जरूर। उससे पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे 5 तेज तराज सवाल। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम पूछेंगे आसफ अली जरदारी से 5 तीखे सवाल। पहला सवाल आपसे, आपको मुशर्रफ और नवाज शरीफ में कौन सा अच्छा दोस्त लगता है? मैं तो समझता हूँ नवाज शरीफ मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है। कारगिल के लिए आप किसको जिम्मेवार मानेंगे, मुशर्रफ को या नवाज शरीफ को? मैं समझता हूँ कारगिल जो है एक हिस्टोरिकल फैक्टर है और हिस्ट्री का एक्स फैक्टर है। जिम्मेवार किसको मानते हैं आप दोनों में से? दोनों नंबर। बीबी के कातिल पकड़े जाएंगे या नहीं? बीबी की किताब में वो लिखती है कि मेरी मौत जो है वो कैटलिस्ट बनेगी फॉर अ चेंज। कातिल तो जरूर पकड़े जाएंगे, मगर हम निजाम बदल देंगे बीबी की शहादत पे। क्या आप कभी प्रधानमंत्री बनेंगे? एज अ पॉलिटिशियन मैं कभी नहीं बनूंगा तो नहीं कह सकता, मगर कोशिश करूंगा ना बनने की। कोशिश करेंगे ना, लोग जनता बनाएगी तो आप बन जाएंगे। जनता तो पहले ही चाहती थी, मैंने नहीं कहा। और आखिरी सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि असले के लिए आप चीन से दोस्ती करेंगे या तरक्की करने के लिए हिंदुस्तान का हाथ पकड़ेंगे? मैं ये चाहूंगा कि मैं तरक्की करूं, और तरक्की के लिए दोस्ती करूं चीन से भी और इंडिया से भी। असला वहां से लेते हैं ना आप, असले के लिए दोस्ती? असला तो चीन के पास ऐसा है नहीं जो लेते हैं। असला तो पता नहीं कहाँ कहाँ से दुनिया से लेते हैं। तो आप उसको रोकने के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि असले जो है उनको जंग लग जाए। थैंक यू, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।